Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of rule of majority. क्या मतलब है rule of majority का? जब हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर्टिकुलर डिसीजन की बात करते हैं, किसी भी रिजोल्यूशन की बात करते हैं, देन इट इज़ गवर्नड बाय द रूल ऑफ मेजॉरिटी. जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कंपनीज में, उनको रूल ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पर गवर्न किया जाता है. क्या मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी का? रूल ऑफ मेजॉरिटी इम्प्लाइज दैट द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी प्रिवेल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स चाहते हैं वही पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाता है इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर, उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कंपनी की वर्किंग को फॉलो किया जाता है. और इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कंपनी में मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो रिजोल्यूशन के बेसिस पर पास किए जाते हैं, रिजोल्यूशन के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं. और इस रिजोल्यूशन को पास किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिक्विसाइट मेजॉरिटी विद इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी की मीटिंग हेल्ड की जाती है और उस कंपनी की मीटिंग में रिक्विसाइट मेजॉरिटी के बेसिस पर एक रिजोल्यूशन को पास किया जाता है. और उस रिजोल्यूशन के बेसिस पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड सॉल्यूशन को सर्च किया जाता है इन रिलेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी. तो हम इसे बोलते हैं रूल ऑफ मेजॉरिटी. एक रिजोल्यूशन को हम या तो सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पर पास कर सकते हैं या फिर हमें इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि कंपनी एक्ट में इसके लिए प्रोविजन दे रखा है. यानी कि अगर आपके रूटीन बेसिस पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उनके रिगार्डिंग को डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हम सिंपल मेजॉरिटी को फोकस करते हैं. लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस है जिसको ट्रांजैक्ट करना है, जिसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. और जब एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो ये कंपनी के हर मेंबर को बाइंड करता है. यानी कि कंपनी के हर मेंबर को इस रेजोल्यूशन को फॉलो करना होता है, भले ही उसने इसके फेवर में वोट दिए हैं या फिर इसके अगेंस्ट में वोट दिए हैं या फिर वो वोटिंग से एब्सेंट रहा हो. कैसी भी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन जो रेजोल्यूशन पास हो गया उसको कंपनी के हर मेंबर को फॉलो करना होता है. यहाँ तक कि कंपनी भी बाइंड हो जाती है उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए. तो इस पर्टिकुलर रूल को हम रूल ऑफ मेजॉरिटी का नाम देते हैं. इस रूल ऑफ मेजॉरिटी में एक पॉइंट आपको नोट करना होगा इसके अंदर कि अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वहाँ जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को राइट होता है वोट करने का ऑन एवरी रेजोल्यूशन. यानी कि इफ देयर इज एनी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, देन ही हैज़ अ राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द मीटिंग. यानी कि मीटिंग में जितने भी रेजोल्यूशंस को फोकस किया जाता है, हर रेजोल्यूशन पर वोट करने का उसका राइट रहता है. और ये राइट किस प्रोपोर्शन में होता है? जो उसको वोटिंग पावर होती है वो उसके पेड अप इक्विटी कैपिटल में, कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल में उसका जितना शेयर है उसके इक्वल उसका वोटिंग राइट रहता है. यानी जितना परसेंटेज उसका शेयर होगा कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल में, उतना ही उसका वोट होगा और उसका वो यूज़ कर सकता है अगर कोई भी रेजोल्यूशन मीटिंग के सामने प्लेस किया जाता है उसके रेफरेंस में वोटिंग को फॉलो करते हुए. ठीक है. इस तरीके से वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में डिफरेंट टाइप के अफेयर्स को मैनेज करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. इट मीन्स वी कैन सी दैट एज पर रूल ऑफ मेजॉरिटी द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कंपनी में रूल ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पर मेंबर की मेजॉरिटी को फोकस किया जाता है और मेंबर्स की मेजॉरिटी के बेसिस पर जो भी डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं उनके बेसिस पर कंपनी की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जाता है. ठीक है. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी सेड दैट इन कंपनीज मेजॉरिटी प्रिवेल्स. इसी वजह से कहा जाता है कंपनी के अंदर
मेजॉरिटी वर्क करती है, मेजॉरिटी प्रिवेल करती है। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में सुप्रीमेसी पावर को एंजॉय करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी रूल ऑफ मेजॉरिटी का। अब बात करते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन अराइज होती है जहां मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को सुप्रीमेसी ऑफ पावर एंजॉय करने का राइट बन जाता है, तो वहां पर हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी तो प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटी का मतलब वो जो क्वांटिटी में कम रह गए, जिन्होंने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया लेकिन उसके बावजूद भी रेजोल्यूशन क्या हो गया, पास हो गया, तो उन शेयर होल्डर्स को हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहेंगे, जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की थी। तो उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये भी बहुत कंपलसरी रहता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंपनी के लिए कि भाई मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो तो सुप्रीमेसी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके भी तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना दिस इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी ऑफ द कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी के इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, जिसमें आपको मेजॉरिटी के राइट्स का भी ध्यान रखना है और उसी के साथ साथ आपको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट का भी ध्यान रखना है और उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग लेके चलनी है। जब आप प्रॉपर बैलेंसिंग लेके चलोगे उसी के बेसिस पर आप कंपनी के मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में रन कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे फिर। और इसके लिए जो मॉडर्न कंपनी लॉ है उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके बेसिस पर कंपनीज के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो भले ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्यों ना हो। तो इसके लिए मॉडर्न कंपनी लॉ में डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो उन प्रोविजंस को भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूल ऑफ मेजॉरिटी के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। यानी कि अगर कंपनी के अंदर रूल ऑफ मेजॉरिटी एप्लीकेबल है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उन इम्प्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इम्प्लीकेशंस ऑफ रूल ऑफ मेजॉरिटी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो रूल ऑफ मेजॉरिटी है इट इज़ एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हमें रूल ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होता है। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कंपनी के इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड, उन्हें हम रिक्विसाइट मेजॉरिटी के वोट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल ऑफ मेजॉरिटी है या सुप्रीमेसी ऑफ मेजॉरिटी है वो डिफरेंट इम्प्लीकेशंस को फॉलो करती है। तो वो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इनमें पहला इम्प्लीकेशन आता है एप्लीकेबल टू ईच मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर मैं रूल ऑफ मेजॉरिटी की बात करूंगा तो ये लगभग कंपनी के हर मेंबर को बाइंड करती है। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बनने जा रहा है तो उसे जान लेना चाहिए कि कंपनी के अंदर मेजॉरिटी प्रिवेल करती है। देयर इज अ विल ऑफ मेजॉरिटी विच इज प्रिवेलिंग इन अ कंपनी, ये इसको पहले समझ लेना चाहिए। एंड इट मीन्स दैट अ मेंबर देयरफॉर इज डीम्ड टू हैव एग्रीड टू सबमिट टू द विल ऑफ मेजॉरिटी, और इसके लिए उस मेंबर को अपना एग्रीमेंट देना होता है, अपनी सहमति देनी होती है कि जो विल ऑफ मेजॉरिटी है वो उसको कंप्लीटली फॉलो करेगा। इसके रिगार्डिंग उसे अपना एग्रीमेंट देना होता है, अपनी सहमति देनी होती है कंपनी को, ठीक है। सेकेंड वन इज द राइट टू डिसाइड एवरीथिंग, मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैव अ राइट टू डिसाइड एवरीथिंग कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट के अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स रहेंगे या जितने भी डिसीजंस रहेंगे वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स राइट रखते हैं कंपनी के हर अफेयर को मैनेज करने के रिलेशन में डिसीजन को फॉलो करने की, ठीक है। थर्ड इम्प्लीकेशन है रूल ऑफ मेजॉरिटी का, दैट इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। Whenever any of the thing is decided by the resolution with requisite majority at duly convened and constituted meeting, it is binding upon all the members. यानी कि जब कंपनी की प्रॉपर मीटिंग में, जो प्रॉपरली कन्वेंट है और प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड मीटिंग है, उस पर्टिकुलर मीटिंग में अगर कोई भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन रिक्विसाइट मेजॉरिटी के बेसिस पर पास होता है तो ये कंपनी के हर मेंबर को बाइंड करता है।
भले ही उस मेंबर ने अगेंस्ट में वोट किया हो, चाहे उसके फेवर में वोट किया हो या उसने पार्टिसिपेशन ना किया हो, लेकिन ये हर किसी को बाइंड करता है, यहाँ तक कि माइनॉरिटी मेंबर्स को भी और उन मेंबर्स को भी जो पोलिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं, और कंपनी को भी कंप्लीटली ये बाइंड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नो राइट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू कंप्लेन अगेंस्ट रॉन्ग एक्ट। ये इसका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है, यानी कि अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी में या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी गलत किया जाता है, तो जनरली क्या होता है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो इसके रेफरेंस में इंडिविजुअल बेसिस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। ये राइट किसको है? केवल कंपनी को ये राइट है कि जो अपने नाम पर स्यू कर सकती है। इट इज ओनली द कंपनी टू स्यू इन इट्स ओन नेम, बट एनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर कैन नॉट स्यू इन द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के नेम पर कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स स्यू नहीं कर सकता। ये भी इसके रिगार्डिंग इंप्लीकेशन दिया गया है रूल ऑफ मेजॉरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर नेक्स्ट इंप्लीकेशन दिया गया है दैट नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जनरली जब हम कोर्ट के इंटरवेंशन की बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग दो पर्टिकुलर मैटर्स हैं जहां कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकती। इसमें से पहला जो पर्टिकुलर मैटर है दैट इज द कोर्ट will not intervene in the management of internal affairs of a company by its directors so long as they are acting within the powers conferred on them। यानी कि डायरेक्टर्स को पावर दी गई है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने की, तो उसमें जब तक डायरेक्टर्स कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं तब तक कोर्ट किसी भी तरीका कोई भी इंटरफेयर या इंटरवेन नहीं कर सकती। ये उसको राइट नहीं है इंटरवेन करने का बिल्कुल भी। अगर डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा रहा है उस केस में, क्योंकि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने की जो पावर दी गई है वो कंपनी के आर्टिकल के बेसिस पर उन्हें दी गई है। तो यहां पर जो कोर्ट है वो किसी भी बेसिस पर कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के रिलेशन में इंटरवेन नहीं कर सकती। ओके, द सेकंड केस इज that the court generally do not interfere to protect the minority shareholders against the consequences of resolutions passed by requisite majority। यानी कि अगर requisite majority के बेसिस पर कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में है, तो उसको लेकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो रिक्विसाइट मेजॉरिटी के बेसिस पर पास हुआ है। और अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में है ये रेजोल्यूशन, तो उनको प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट को कंपनी के इस मैटर में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं होता है। तो ये दो पर्टिकुलर मैटर्स ऐसे हैं जहां पर जो कोर्ट है वो कंपनी के इन दो मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट इम्प्लीकेशन एंड दिस इज द राइट टू स्यू अगेंस्ट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में अगर स्यू करने का राइट है तो वो किसे है? जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं या फिर हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो वो कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के अगेंस्ट में स्यू नहीं कर सकते। पॉइंट मस्ट बी अंडरस्टूड कि इंडिविजुअल मेंबर्स या फिर यहां तक कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में स्यू नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन रहती है। कंडीशन क्या है? वेयर डायरेक्टर्स ओ अ ड्यूटी टू एन इंडिविजुअल मेंबर पर्सनली। यानी कि अगर कोई डायरेक्टर है जो किसी इंडिविजुअल मेंबर के लिए पर्सनली कोई पर्टिकुलर ड्यूटी को फॉलो करता है और वो उस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, उसको ब्रीच कर देता है, तब उस केस में जो इंडिविजुअल मेंबर है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को स्यू कर सकता है। लेकिन ये पर्सनल रिलेशन के बेसिस पर है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के बिहाफ पर जो इंडिविजुअल मेंबर हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स को स्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लेवल पर कोई पर्टिकुलर मेंबर है जो कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर है जो इंडिविजुअल मेंबर के लिए पर्सनल लेवल पर लायबल है और वो उस केस में उस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है, ब्रेक कर देता है, तब उस केस में जो इंडिविजुअल मेंबर है वो डायरेक्टर को स्यू कर सकता है। ओके, so these all are the implications of the rule of majority. Thank you.